तो सुबह के बजे हैं 4:50 और हम रेडी होके खड़े हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के लिए जो कि है मंडलपट्टी पिक। सो हे गाइस, दिस इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी विद निक। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद लेट नाइट हमारा डिसाइड हुआ कि हमें इस पिक पे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम तक कल रात तक सिर्फ यही देख रहे थे कि पॉसिबिलिटी क्या है और अरेंजमेंट कैसे होगी। ये थी हमारी सवारी महिंद्रा थार जो हमें ऊपर पिक तक लेके जाने वाली थी। सो बेसिकली मंडलपट्टी पॉइंट ये एक सनराइज़ पॉइंट है और हम लोग 2 दिन से ऑलरेडी क्लाउडी क्लाइमेट में डे स्पेंड कर रहे थे और ना ही किसकी नींद अच्छे से हुई थी। सो यहाँ का सोने का मज़ा तो ले ही नहीं पा रहे थे। बट देन ग्रुप में कुछ सनराइज़ लवर्स थे जिनको इस पॉइंट पे किसी भी हाल में पहुँचना था एंड दे वर रेडी टू टेक दिस रिस्क। सो उसके कारण फिर हमने थोड़ा माइंड चेंज करके खुद को रियलाइजेशन करवाया कि आए हैं ट्रिप पे तो घूमना पसंद करेंगे रादर देन सोना एंड ऑल। एंड वी डिसाइडेड टू मेक अ कॉल टू दिस जीप मैन एंड हमने ये टाइम टेबल सेट किया। ये एक जीप पॉइंट बरोबर घाट के नीचे आके रुकती है हमारे लिए और घाट तक हमें खुद की गाड़ी लेके आनी पड़ती है। सो हमारे ड्राइवर ने हमें बरोबर 5:15 तक पहुंचा दिया था और उसके बाद हमने इस जीप से हमारा ट्रैवल शुरू किया। रास्ते में हम लोग ने ऑलरेडी कुछ जीप्स देखे थे, सो वो देख के हमें आइडिया आ गया था कि ये सब रात में ही प्रिपरेशंस होती है और थोड़ा आइडिया आ गया था कि हम अकेले तो है नहीं, हमारे साथ बहुत सारे जीप्स होने वाले हैं। जीप्स के पीछे ही दूसरे जीप्स लगे हुए थे और वो इतने तेज़ी से बढ़ रहे थे पतली सी सड़क पे कि हमें लग रहा था कि हम लिटरली एक रैली रेस में ही है जो काफ़ी फास्ट थी और उसमें ये हमारा ड्राइवर था जो ओवरटेक्स भी कर रहा था। सो इट वाज क्वाइट फन एंड थ्रिलिंग टू स्टार्ट विद दिस जर्नी और आई गॉट माई गुड सीट सो दैट मुझे सब रिकॉर्ड करने मिल रहा था। एंड बीइंग अ कार इंथुसियास्टिक मुझे हमेशा से ही महिंद्रा थार का शौक़ था एंड एक्साइटमेंट थी कि गाड़ी का क्या मज़ा आता होगा। और लकीली मुझे जो इस गाड़ी से जो राइड मिली है और परफेक्टली जिस तरह थार की राइड होनी चाहिए वैसी ही ये राइड है। आगे जाके आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये गाड़ी किस किस हालत से गुजरी है एंड किस तरह से ये लोग चलाते हैं। सो जस्ट टिक टू द वीडियो एंड डोंट मिस द फन, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ी देर में सुबह होगी, फिर आपको मॉर्निंग व्यू दिखाने वाला हो और यहाँ का अर्ली मॉर्निंग व्यू भी कुछ अलग ही है। आई नो ये जो स्पॉट है यहाँ पे सिर्फ अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के लिए आते हैं एंड वी नो हम लोग सनराइज़ तो देख नहीं पाएंगे शायद से, बट जो भी होगा वो बहुत हसीन होने वाला है। सो वी वर जस्ट होपिंग विद फिंगर क्रॉस कि चलो एक बार पहुँच जाए एंड लेट्स सी व्हाट दिस पॉइंट इज़। सो गाइस, ऊपर पहुंचने पे हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी बाकी बहुत से जीप्स थे जो एंट्रेंस के लिए रुके थे, जबकि ये मंडलपट्टी पॉइंट का जो एंट्रेंस होता है उसके लिए गेट होता है और वो शायद 6:15 या 6:30 के आसपास खुलता हो। सो उसके कारण हमें यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा और अलग ही मज़ा आ रहा था। बहुत ठंड थी, हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की, बट यहाँ पे जो बाकी घूमने आए थे वो ऑलरेडी मज़ा ले रहे थे इस वेदर का। सो वी वर एक्साइटेड टू गो फर्दर। जैसे ही एंट्रेंस गेट खुला गाड़ी की मोमेंटम फिर से शुरू हुई और फिर मैंने देखी ये पजेरो जो कि थी प्राइवेट कार और वो देख के मुझे थोड़ी मुंबई की याद आई कि काश अगर ऐसा कुछ महाराष्ट्र में होता तो आज मैं और मेरे दोस्त हमारे स्कॉर्पियो लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। सो गाइस, दिस वाज द सिचुएशन जो मेरे को आपको बतानी थी थोड़ी देर पहले, बट इतना अंधेरा था कि मैं आपको नहीं दिखा पा रहा था। एंड ये थी वो सिचुएशन हमारी सुबह की। इट वाज नॉट इवन 7 और यहाँ पे बहुत सारा फॉग था। होप्स ख़त्म हो गए थे कि सनराइज़ तो मिलने नहीं वाला है, बट स्टिल उस क्लाइमेट का मज़ा हम लोग उतना ही ले रहे थे जो शायद सनराइज़ का लेने वाले थे। और ये से कुछ व्यू है, ऐसे कुछ जीप्स थे एक के पीछे एक जो मुझे आपको दिखाने थे थोड़ी देर पहले। सो ये था वो टोल गेट। बेसिकली एक मेरे को रजिस्ट्रेशन बूथ लग रहा था जहाँ पे हर ड्राइवर को जाके अपना नाम, जीप का नंबर और थोड़ी छोटी सी फ़ीस दे के आगे बढ़ना था हमें। तो टोल बूथ के बाद की जो सड़क थी वो काफ़ी भयानक थी, क्योंकि अब तो प्लेन सड़क भी थी नहीं, रास्ता काफ़ी ऊपर नीचे था एंड आई डोंट थिंक थार के अलावा कोई और गाड़ी यहाँ पे चल सा पा रही थी। कांट से थार उसके रिलेटेड जो भी कार्स है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, जैसे कि जीप है, बोलेरो है, वो टाइप्स के कार में हो। और एक जो मेरे को बात सीखने मिली कि सफ़र कैसा भी हो, अगर सवारी अच्छी हो तो हर सफ़र अच्छा है। क्योंकि अब मुझे इस जीप की वैल्यू पता चल रही थी दैट वाई पीपल बाय दिस काइंड ऑफ कार्स, और इसका मज़ा गाइस कुछ अलग ही था। और इस सड़क पे भी हमारा जो ड्राइवर था वो ओवरटेक्स कर रहा था, उसके कारण हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
सो फाइनली हम पहुंच गए थे हमारे पॉइंट पे, मंडलपट्टी पिक। एंड इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा क्लाइमेट था, फॉगी था, ठंड थी और बहुत सारी जीप्स थे। बेसिकली ये जो जगह थी वो एक नेचर लवर के लिए तो थी ही थी, बट एक जीप लवर के लिए उससे भी बड़ी बात थी ये। इतने सारे जीप्स एक पॉइंट पे थे और आगे इससे डबल थे, 150 से 200 जीप, और उसमें ये हमारी जीप क्या ही दिख रही थी कमाल की। फिर फाइनली सब जीप से बाहर आ गए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एंड देन वी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट ट्रैक, जो था 500 मीटर से 1 किलोमीटर के आसपास का ऊपर का सफ़र था। बहुत सारा फॉग था, कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बट एक्साइटमेंट थी कि आगे देखते क्या है। एंड सो वी स्टार्टेड टू आवर शॉर्ट ट्रैक। फिर जितनी हमारी कैपेसिटी थी ठंडी सहने की, उतनी पूरी इस जगह पे लगा के हम फिर से बढ़े हमारे पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हमारे ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था। तो एज़ यू गाइस कैन सी, ये था ये व्यू, ये सी सड़क थी और इस टाइप का एटमॉस्फेयर था और इस टाइप की हमारी जर्नी थी, और ये थे हमारे ड्राइवर साहब। एंड जब जब हमारे आगे से गाड़ियाँ आ रही थी, एक अलग सी क्यूरोसिटी मेरे मन में आ रही थी, क्योंकि ये जो ड्राइवर था हमारा, वो पक्का इन्हें ओवरटेक करने वाला था, वो हमें पता है था। सो गाइज, ये थी सड़क की टाइप जो चेक पोस्ट से लेके पीक पॉइंट तक थी। फिर मिला था एक मौका जहाँ पे इस जीप को हम ओवरटेक करने वाले थे। ये थी मारुति की जिप्सी 4X4, जो बेसिकली नहीं हो पाया यहाँ पे। और फिर वो टाइम आ गया था जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, इस जीप का ओवरटेक। फिर चेक पोस्ट पे आके मैंने देखे कुछ बाइक्स, जिसे देख के मुझे मेरी बाइक की याद आई, और मैंने डिसीजन लिया कि आके अब अपनी बाइक लेके जाऊंगा ट्रैक पे, नहीं तो एटलीस्ट ऐसे राइड पे जहाँ पे ऐसा कुछ मौसम मिले। होपफुली आपको जल्दी ही वैसा कुछ ब्लॉग दिखा दूँ। एंड गाइज लेट मी टेल यू, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ये गाड़ी का एक्चुअल स्पीड है वहाँ पे उस रास्ते पे। एंड यहाँ पे काफ़ी बारिश गिर रही थी, इसलिए रास्ते का कुछ ठिकाना नहीं था, बट इस ड्राइवर को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड वी वर जस्ट रोलिंग ऑन दिस घाट्स, बहुत मज़ा आ रहा था। ये थी ये थार। अब मैं बोल सकता हूँ कि गाइज मैं थार में बैठ के आया हूँ। दिस इज़ वॉट द थार ड्राइव्स लाइक ऑन द घाट्स। सो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, फॉग भी कम हो रहा था, क्योंकि फॉग एक टॉप पर ही था, और जैसे जैसे नीचे जा रहे थे फॉग धीरे धीरे कम हो रहा था। इवन रोड्स वर गेटिंग बेटर। सो गाइज, दिस इज़ द मिड फेज ऑफ दिस घाट, जहाँ पे बहुत अच्छी क्लैरिटी हमें मिल रही थी और फॉग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था। सो फिर हम पहुँचे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये थी हमारी जीप। ऐसे कुछ व्यू था इस जीप का, जो ऊपर भी मैं क्लियरली दिखा नहीं पाया। और ये था हमारा गुड बाय टू दिस वंडरफुल राइड। ये थी कंडीशन। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ थार गाइस। फिर वहीं से हमें हमारे ड्राइवर ने पिक किया, और फिर हम रूम पे गए, नाश्ता किया, और फ्रेश होके हमारे
डे के ट्रिप के लिए निकल पड़े। फिर पहुँचे हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे, विच वॉज ब्रिज ऑफ कुर्ग। बेसिकली ग्लास ब्रिज था जो हम सब के लिए एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर बिना देर किए हम फटाफट लगे लाइन में, निकाली ये टिकट, और जो यहाँ की जो लाइन थी जो शायद हाफ एन आवर की थी उसमें लग गए हम लोग। और ऐसा कुछ व्यू था इस ग्लास ब्रिज का नीचे से, नीचे का सराउंडिंग क्या जो ऊपर से देखने वाले थे हम ग्लास थ्रू। ऐसा कुछ व्यू है गाइस ऊपर आने के बाद। काफ़ी क्लियरली आप ऊपर से देख सकते हैं नीचे का व्यू। ये इतना स्कैरी है नहीं, बट द पीपल जिन्हें डर लगता है ऊंचाई से, उनके लिए थोड़ा हेजिटेशन आ जाएगा। आई पर्सनली एंजॉयड इट। मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिन्हें डर लगा। तो वैसे आपको क्या लगता है कि आपको डर लगेगा यहाँ पे आके या नहीं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज़। सो गाइस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हमें करने मिला है इस ग्लास ब्रिज पे। और यहीं से हम सीधा बढ़े हमारे थर्ड पॉइंट पे, विच वॉज स्पाइसेस गार्डन। यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन था और बाकी प्लांटेशंस भी थे। यहाँ पे घूमना वैसे तो फ्री था, बट स्टिल वी हैड अ गाइड, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लांटेशन था कि वी वर वेरी श्योर कि बहुत कुछ होगा जो हमें पता नहीं है। सो बने रहिए, आपको सब पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या हमने देखा, क्या क्या नहीं। आवर गाइड विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी सॉ हियर। सुपारी के पेड़ में एक जिगजैग टाइप जा रहा है ना, वो तो वेनिला का क्रीपर रहता है। अच्छा, ये वेनिला कैसे रहता है, एक पॉलिनेशन करना पड़ता है, एंड पॉलिनेशन। बाद में एक मटर के जैसे पॉड आता है, इसके अंदर बीज रहता है, बीज उठा के एसेंशियल बनाता है। ज़्यादा चलते हैं हमारा वेनिला आइसक्रीम कॉस्मेटिक्स में। ओके, यस। क्या समझाए, कौन सा आइसक्रीम? वेनिला। हाँ, शाबाश। यही, हाँ, वेनिला हाँ। ओके ओके, चलो लेट्स चलो। गो। रेस सेटअप। हाँ, ये हमारा इधर इसको बॉम्बे में कुआं बोलता है, इधर बुएल बोलता है। इसके अंदर नेचुरल पानी आता है, यही पी के हम लोग यहाँ पे सब मैराथन भागते हैं। यही पानी है, शाम को मिक्स करते हैं गुड़ का रम में। वो कपड़े में बंद करके ना, छोटा प्लांट दिख रहा है आपको, ये वाला लविंग का लवंग रहता है। कैसा, लवंग को एक फूल आता है, फूल आने के बाद बडिंग निकालता है, बडिंग टर्न इनटू पिंकिश कलर। ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका ऑयल निकालता है। ऑयल किधर जाता है? एनी गेस? बिरयानी, हाँ, टूथपेस्ट, वेरी गुड। टूथपेस्ट डेंटल में जाता है, बाद में ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद काला रहता है। काला वाला हम लोग कुजीन में यूज करते हैं, पता है आपको? बट फर्स्ट इज रेड कलर, सेकेंड इज ब्लैक कलर। ग्रेड्स का हिसाब से प्राइसेस भी ज्यादा रहता है। ये देखिए, एनी गेस? इलायची रहता है। सो छोटी इलायची कैसे रहता है, अंदर मट्टी के अंदर नहीं जाता है, ऊपर भी नहीं चढ़ता है, नीचे ऐसा रूट में हो जाता है। एक फूल एक इलायची, एक फूल एक इलायची रहता है, छोटी इलायची ज्यादा फ्रेग्रेंस रहता है, फ्रेग्रेंस। बट बड़ा इलायची फ्रेग्रेंस कम रहता है। इसमें ग्रेड्स रहता है, ए ग्रेड, डबल ए, ट्रिपल ए, पी बरी करके, सॉरी इट इज कॉफी। 8 mm, 6 mm, 7 mm तो एक्सपर्ट हो गए ना हमें गाइड करके ऐसा। 8 mm, 6 mm, 7 mm का ग्रेड्स रहता है। ग्रेड्स के हिसाब से मार्केट में प्राइसेस रहता है, ठीक है? आते हुकुम कैसे रहता है, वो तो ऊपर देखिए। अच्छा, बट कैसा रहता है, मोमोस है ना, मोमोस के शेप में रहते वाला फ्रूट। बाद में गिर जाता है, गिर जाने के बाद अंदर तो सीड रहता है, सीड उठाता है, ड्राई करता है। केरला में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल होता है, इमली का बदल। हम लोग इसका विनीगर निकालते हैं, ऑर्गेनिक विनीगर, पता है आपको? डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए होता है, एक फ्रूट का विनीगर रहता है, गार्सिनिया गुम्मीगुट्टा काम्बोजिया इसका साइंटिफिक नाम रहता है, पता है? Any guess? अर्थ का है। फिग, अंजीर। अंजीर पूरा पेड़ में हो जाते हैं, देखिए सब अंजीर सब पकने के बाद येलो कलर हो जाता है। बाद में ड्राई फ्रूट में इस्तेमाल होता है वो। ये देखिए, ये जंगली आम का पेड़ है, जंगली आम 150 years old।
बट आम नहीं आता, क्यों नहीं आता आम? जंगली है। माउंट कैमरा सर, आम नहीं आते बोले तो कीड़ा का गया, देखिए पूरा टर्माइट दिमक लगे इसको, खोखला हो गया। इसका रूट देखिए कितना बड़ा है, रूट नोटिए। बट आम आया तो आपको मेनली न्यूट्रिशन चाहिए नीचे से। ये देखिए उधर बताइए, तीसरा कॉफी कावेरी कॉफी। देखिए ये कावेरी कॉफी है, इसका प्लांट देखिए कितना बड़ा है, अब बट छोटी रहता है। इसका पत्ते देखिए डिफरेंशिएट है, छोटा बड़ा। छोटा भी है बड़ा भी। बड़ी इलायची का प्लांट देखिए, ऐसा पूरा रूट में हो जाता है, ठीक है आपको, रूट में हो जाता है बड़ी इलायची। ज्यादा इस्तेमाल होता है गरम मसाला। कॉफी लेके आए थे किधर से? हाँ वेरी गुड। कॉफी तो इंडिया में पहले नहीं था कॉफी, कौन लेके आया? बाबा बुडन। बाबा बुडन एक सूफी साइंट था, उन्होंने कॉफी को स्मगल किया, किधर से? यमन कंट्री से। यमन कंट्री से सावन सीड स्मगल करके इसका दाढ़ी में रख के लेके आया। किधर लेके आया? हाँ, चिकमंगलुरु का पहाड़, उधर डाल। इज अ शेफर्ड। पहाड़ में डालने के बाद कॉफी ऐसा उग जाता है, उग जाने के बाद फूल आता है, फूल सूख जाता है, ड्राई होता है, बाद में फ्रूट आता है, ठीक है। ये पूरा आ गया वो टाइम में। आने के बाद गोट, बकरी ने क्या किया? बकरी ने जाके खा लिया फ्रूट को। खाने के बाद हाइपर एक्टिवनेस हो गया, बिकॉज कॉफी से कैफीन कंटेंट होता है। बाद में 1670 में उधर से कॉफी डिस्कवर हुआ था, बाबा बुडन सूफी सेंट। अभी भी बाबा बुडन गिरी बोलता है, पता है ना आपको? ऐसा वो कॉफी स्टैंडर्डाइज कॉफी होता है, अरेबिका कॉफी। इधर 3 तरीका से कॉफी है। अरेबिका बड़े पत्ते वाला देखिए, रोबस्टा, और एक कॉफी है कावेरी कॉफी। अरेबिका के बारे में बता दूंगा। अरेबिका हाई एल्टीट्यूड रिच कॉफी, रिच इन टेस्ट, गुड इन अरोमा रहता है। ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारा इंस्टेंट कॉफी में। इसमें ग्रेड्स हैं, ए ग्रेड, डबल ए, ट्रिपल ए, पी बड़ी करके ग्रेड्स रहते हैं, बट माइल्ड कॉफी है। एसिडिक लेवल, कैफीन कंटेंट बहुत कम रहता है। वो वाला पत्ती बड़ी रहता है। रोबस्टा लो एल्टीट्यूड कॉफी रहता है, फ्रॉम द सी लेवल 2000 to 3500 फीट तक जाता है। ये वाला फ्रॉम द सी लेवल 2000 to 6500। कावेरी इन दोनों का जोड़न रहता है, हाइब्रिड बनाता है हम लोग, दिखाता हूँ बाद में। दोनों पत्ते भी रहते हैं इसमें, प्रोसेसिंग में आपको दिखाता है बाद में। वो दोनों बीज में रहता है, अरेबिका के रहता है, रोबस्टा भी रहता है। और नेक्स्ट होता है सबसे महंगी कॉफी इन द वर्ल्ड है, पता है आपको? कैट। हाँ वेरी गुड। ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿ। हाँ ಹೌದು गुड। लुवाक कॉफी, कॉफी लुवाक। कॉफी लुवाक बोले तो जंगली बिल्ली रहता है, ठीक है। जंगली बिल्ली इंडोनेशिया, बाली, चाइना में वो लोग पालन करता है। पालन करने के बाद केज करता है, इसको पॉसिबली फ्रूट को खिलाता है। खिलाने के बाद ऊपर का पल्पी क्या रहता है? ये वाला पल्पी रहता है ऊपर, ठीक है। ये पल्पी डाइजेशन हो जाता है डिgestive सिस्टम में। अंदर का बीज डाइजेशन नहीं होता है डिgestive सिस्टम में, कम्स आउट लाइक एक्सक्रीटा। इसका एक्सक्रीटा में कॉफी बनाता है। कॉफी लुवाक सिवेट कॉफी 55,000 to 60,000 रुपीज पर केजी। क्यों एक्सपेंसिव है? प्रोसेस बड़ा है। तो प्रोसेस तो क्या होता है, एक पोटी को प्रोसेस करना है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है ना। पानी में डिप करते हैं, वॉश करते हैं, सन ड्राई करते हैं, फिर भी वॉश करते हैं, सन ड्राई करते हैं, 2 बार दीवन धोता है, ठीक है। बाद में रोस्टिंग पैटर्न में चला जाता है। रोस्टिंग में मीडियम टू डार्क रोस्ट कर लेता है, वो तो अलग रहता है। इसका पेट का अंदर एक एंजाइमस रहता है, देखिए एंजाइमस में आता है कॉफी से डीकैफ हो जाता है, डीकैफिनेटेड हो जाता है। बाद में एसिडिक लेवल 0 हो जाता है। एक मेडिसिन वैल्यूज है, इसको टच हो करता है मेडिसिन में बढ़ जाता है वो। एक कप बस उतनी हाइपर एनर्जेटिक रहता है थ्रू द डे। मैं ट्राई किया हूँ कॉफी, मेरे आई एम अ बरिस्ता एक्चुअली, पहले कैफेस में काम कर रहा था, 10 years एक्सपीरियंस है उधर। एक बार मैं ट्राई किया हूँ, असली है। सो एक बार मेरे को एक्चुअली माइग्रेन है, इसलिए मैं ट्राई करके देखा है उस कॉफी को। उतना हाइपर था मेरा बॉडी में, एक्टिवनेस था मेरा बॉडी में थ्रू द डे। मारीगोल्ड बिस्किट आता है ना, मारीगोल्ड बिस्किट तो है ना, सेम ऐसा फ्लेवर भी आता है, नोट्स सब। एस्प्रेसो पीना है, नहीं तो ब्लैक कॉफी पीना है बिना दूध वाला, तो आपको पता चलता है क्या नोट्स है इसमें। ये सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी होता है। पहला कॉफी होता है थाईलैंड रीजन में हाथी को कॉफी खिलाता है, पता है आपको? खिलाने के बाद इसका पोटी से एक कॉफी निकालता है, वो कॉफी रहता है ब्लैक कावेरी कॉफी, 1 लाख रुपीज पर केजी।
इन दोनों कॉफी सबसे महंगी कॉफी रहती है, ज्यादा एक्सपोर्ट होता है 5 स्टार होटल से स्टार होटल। तो आधी का कॉफी रहता है 7 to 8,000 रुपीज पर का। इंफॉर्मेटिक चलेंगे? यस। एक क्लू देता हूँ, पूजा में इस्तेमाल होता है ज्यादा। साम्राणी। वेरी गुड। साम्राणी का झाड़ है, तो कैसे रहते हैं, एक इधर से काट करना है, काटने के बाद ऐसे गम टाइप छोड़ते हैं, देखिए ये वाला ओरिजिनल साम्राणी रहता है, स्क्रैप करके निकाल देंगे। बट ओरिजिनल साम्राणी कैसा काला रहता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में रहता है, बट हमारा मार्केट में पूरा मिलता है ना आपको, फ्रेग्रेंस मिक्स्ड केमिकल बेस्ड होता है। ये खुद ही अपने आप ओल बन जाता है, नेचुरल वोल है। ये देखो वोलो है अंदर, थोड़ी सी सांप भी रहता है, लिजर्ड भी रहता है इसके अंदर। चंदन रबर ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಮರ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಾಳಿ ಮರ ಅಲ್ಲ ಇದು क्या बोला, देखिए सिल्वर वोक बोलता है। सिल्वर वोक बोले तो मेनली एक चाव का पेड़, शेड का पेड़, नेरड़ू। बाद में टिम्बर चला जाता है, टिम्बर में फ्लेवर्ड फर्नीचर, बच्चों को टॉयज, क्रिकेट बैट्स, ये पूरा इस्तेमाल होता है इसमें। इसका रूट है, देखिए इसके रूट में पानी पकड़ कर रखता है अंदर रेनी सीजन में, बाकी पूरा जड़ को, रूट को सप्लाई करता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ रहता है, जल्दी से उग जाते हैं ये पेड़। बेगा बेगा। एक झाड़ का सेल्फ पैन कितना रहता है पता है आपको, कितना साल तक रह जाता है? फिर बोलो सर इस टोस्ट से बढ़ बोल, यानी गेस 50 to 100 साल रहता है। पैशन फ्रूट, पैशन फ्रूट ऐसा कैसा येलो कलर हो जाता है। येलो कलर होने के बाद हम लोग मोहिटोस, कॉकटेल, मॉकटेल में यूज होता है वाला। येलो भी हुआ है। हनी बीस, स्मॉल हनी बी। तो कैसा रहता है, एक टनल रहता है ना, पेड़ के अंदर ऐसे घुस जाता है, घुस जाने के बाद उधर कोम बनता है। हनी काला रहता है, निकालने के बाद भी काला रहता है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिलता आपको। कितना मिलते हैं? 200 to 300 ग्राम्स। ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में चला जाते हैं। निकालने के बाद काला रहता है। आ जाए सो आई होप गाइज आपको ये प्लांटेशन का सुन के अच्छा लगा होगा। फिर हमें मिली ये कॉफ़ी जो टेस्टलेस थी बट ठीक है। एंड फिर हम निकले हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो था राजा सीट गार्डन। गार्डन आते ही हमने नोटिस किया कि ये थोड़ा क्राउडेड प्लेस थी, बट ये थी इतनी बड़ी, इतने ज़्यादा एकर्स में थी कि वो पता नहीं चल रहा था। गार्डन का एम्बियंस अच्छा था, लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पास होने वाली जगह है। सो आगे जाके हमने देखा यहाँ पे जिप लाइन भी था, बट हम लोग वो कर नहीं पाए क्योंकि हमें लगा था कि वो बच्चों के लिए है। बट जब गार्डन के एंड में पहुँचे काफ़ी आगे, तब पता चला कि ये सभी एज के लिए है। बट टिल दैट इट वाज लेट एंड ऑल्सो एन इवनिंग। फिर हम पहुँचे ये व्यू पॉइंट पे जो यहाँ का बेस्ट स्पॉट है फॉर द बेस्ट व्यू। गार्डन के हर एंगल से ये जिप लाइन दिख रहा था, जो हमें घड़ी घड़ी अफसोस फील करा रहा था कि हमने ये मिस किया। एंड एज यू गाइस कैन सी ये गार्डन कितना बड़ा था कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं। नो डाउट ये गार्डन में पूरा दिन भी निकाल सकते हैं, बट वी वर ग्लैड कि हमने सिर्फ इवनिंग रखी है यहाँ के लिए। राजा सीट हमारा लास्ट स्पॉट था एंड वी डिड राइट कि उसे लास्ट में रखा था। हमने एक अच्छी इवनिंग यहाँ पे स्पेंड की एंड इट वाज वेरी प्लीजेंट आउट हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड स्पेशली एवरी पॉइंट पे हर एक जो व्यू था इट वाज जस्ट अमेजिंग, जस्ट सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड गुड एटमॉस। एंड इसी के साथ हमारा डे 3 यहीं पे हमने ख़त्म किया इवनिंग स्पेंड करके, विच वॉज अ वेरी गुड डे सीम्स टू बी। देन आ गया हमारा डे 4 गाइज, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर कुर्ग। एंड थोड़े नाराज़ थे सब कि ट्रिप का लास्ट डे है, बट वी रियली होप कि नेक्स्ट ट्रिप भी जल्द से जल्द शुरू हो और आपको हम ऐसे ही एंटरटेन करने का मौका मिले। So let's say goodbye to this wonderful property, Ghost Stops. First I really didn't thought कि ये इतना अच्छा रहेगा, but they are very friendly और they take only online bookings
एंड लोग भी यहाँ पे अच्छे आते हैं, डिसेंट्स है। मैंने 3 दिन हम लोग यहाँ पे स्टे किया एंड वी रियली हैड अ गुड टाइम हियर। इट्स कन्वीनियंट, it's in budget, it's nature friendly and at a very good spot. Go stops. हम लोग थोड़ा टाइम से पहले ही निकले थे क्योंकि हमारे ड्राइवर ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है मैंगलोर जाते वक्त, गेजेगिरी मंदिर, जो बहुत ही पुराना है और यहाँ के लोग, मैंगलोर के लोग इन्हें बहुत मानते हैं। सो हमने उसी के कारण यहाँ पे आने का डिसीजन लिया था एंड यहाँ आते ही जो पॉजिटिविटी हमें मिली वो कुछ और ही थी। ये है उस मंदिर का सराउंडिंग। अंदर आते ही एक अलग से वाइब्स थे। फिर यहाँ बारिश आने के कारण हमने यही थोड़ी देर रुकने का फ़ैसला किया एंड कोइंसिडेंटली वो रुकना भी बहुत पीसफुली था। सो शांति थी बट स्टिल वी वर हैविंग अ गुड टाइम हियर। में महादेव नहीं वो सफ़र ही क्या। तो गाइज़ ये रहा कद्री मंदिर, मैंगलोर का सबसे जाना माना महादेव का मंदिर। इन्हीं के आशीर्वाद के साथ हमने ये ट्रिप हमारी यहीं पे ख़त्म की और हमारी मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी। यहाँ की पॉजिटिविटी की वाइब्स ज़रूर लीजिएगा आएंगे तो। तब तक के लिए हर हर महादेव और बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और मिलते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग बी विथ निक।